हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में डेट इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीनल की मेजरमेंट के हवाले से हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है। तो रीड करते हैं सवाल को और सॉल्व करते हैं। ऑन 1st January 2004 an entity subscribed for rupees 20,000 5% bond interest being payable annually in arrears. The issue costs associated with the bond are rupees 500 and the bond was issued at a discount of 5% and was redeemed at a premium of 5% on 31st December 2006. एक कंपनी ने 1 जनवरी 2004 पे 20,000 की फेस वैल्यू वाला एक बॉन्ड परचेज किया। 20,000 की फेस वैल्यू वाले बॉन्ड के लिए सब्सक्राइब किया। 5% का कूपन रेट यानी कि 5% की एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स होगी हर साल के आखिर में। 500 रुपए की इश्यू कॉस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। 5% के डिस्काउंट पे ये बॉन्ड इश्यू किया और 5% के प्रीमियम पे ये बॉन्ड रिडीम होगा। यानी कि जब हमने ये परचेज किया तो हमें ये 19,000 का मिला होगा, 20,000 रुपए का 95%, और जब ये रिडीम होगा तो हमें 21,000 मिलेंगे। यानी कि 20,000 रुपए का ही 5% इंक्रीज करेंगे तो 21,000। The effective interest rate of the financial instrument was calculated as 8.49%. The fair value of the bond was 19,400 at 31st December 2004 and 20,400 at 31st December 2005. पहले साल के आखिर में और दूसरे साल के आखिर में हमारे पास इस बॉन्ड की फेयर वैल्यू है 19,400 और 20,400, और हमें इस बॉन्ड का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया है 8.49%। तो देखिए, फेयर वैल्यू थ्रू पीनल कैटेगरी में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का एज सच इतना कोई यूज नहीं है, एज सच कोई इतना काम नहीं है। रीजन बीइंग कि हमारे पास फेयर वैल्यू थ्रू पीनल कैटेगरी में जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो भी पीनल में रिकॉर्ड होगा, और जो हमारे पास हर साल के आखिर में फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आएगा वो भी आपका पीनल में रिकॉर्ड होगा। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमारे पास जो भी कूपन रिसीव होगा, जो भी हमें 5% के हिसाब से कूपन रिसीव होगा, उस कूपन की अमाउंट को आप पीनल में एज इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करोगे, और हर साल के आखिर में आप अपने बॉन्ड को फेयर वैल्यू पे लगा रहोगे तो फेयर वैल्यू का गेन और लॉस भी आपका पीएनएल में ही रिकॉग्नाइज होगा। तो आईआरआर को एज सच यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम और फेयर वैल्यू का गेन दोनों ही पीएनएल में रिकॉर्ड हो रहा है। आगे कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी इफ इट इज क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल एंड इट इज सोल्ड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑन 31st December 2005। हमने इस बॉन्ड को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में क्लासिफाई किया है और सेकंड ईयर के एंड पे 31st December 2005 पे इस बॉन्ड को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो सिंपल सी जनरल एंट्रीज है, मैं इसकी बना देता हूं। देखिए, अगर हम सिंपल सी जनरल एंट्रीज बनाए तो सबसे पहले 1 जनवरी 2004 पे हमने ये बॉन्ड परचेज किया, तो डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट हो जाएगा 19,000 से, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 19,000 से। ये 19,000 हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने 20,000 की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड परचेज किया है 5% के डिस्काउंट पे, यानी कि 95% ऑफ द वैल्यू। 500 रुपए की जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में, हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएनएल में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएनएल में एक्सपेंस डेबिट 500 से और कैश क्रेडिट 500 से। फिर हमारे पास पहले साल का आखिर आया 31st December 2004। हमें 20,000 के फेस वैल्यू पे 5% का कूपन रिसीव हुआ होगा, तो कैश डेबिट 1,000 और इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट 1,000। ये 1,000 हमने कैसे कैलकुलेट किया, 20,000 की फेस वैल्यू है और फेस वैल्यू का 5% कूपन है। अब पहले साल के आखिर में हमारे पास बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू है 19,000, क्योंकि हमने बॉन्ड को इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था 19,000 पे, और पहले साल के आखिर में हमारे पास बॉन्ड की फेयर वैल्यू है 19,400। यानी कि इस बॉन्ड पे आपको 400 रुपए का फेयर वैल्यू गेन आया। 400 रुपए का फेयर वैल्यू गेन भी हमारा पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, तो हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट और फेयर वैल्यू का गेन पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा 400 से। फिर इसके बाद सेकंड ईयर का एंड आया 31st December 2005। सेकंड ईयर के एंड पे हमारे पास कूपन रिसीव होगा, तो कैश डेबिट 1000 और इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज 1000। अब सेकंड ईयर के एंड पे हमारे बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू है 19,400, क्योंकि आपने इस बॉन्ड को इनिशियली 19,000 पे रिकॉर्ड किया था, पहले साल के आखिर में 400 से डेबिट किया, 400 का फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया, तो कैरिंग वैल्यू 19,400 है। और सेकंड ईयर के एंड पे इसकी फेयर वैल्यू है 20,400। तो कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें तो अब की बार हमारे पास जो फेयर वैल्यू का गेन आ रहा है वो 1000 आ रहा है। 1000 की फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करने के लिए डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट 1000 और फेयर वैल्यू गेन पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा 1000।
ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू ही 20,400 हो गई। फिर इन्होंने कहा कि हमने इस बॉन्ड को फेयर वैल्यू पे बेच दिया, तो हमारे पास कैश डेबिट होगा 20,400 से, और डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीनल क्रेडिट हो जाएगा 20,400 से। तो सिंपल सा सवाल था। फेयर वैल्यू थ्रू पीनल कैटेगरी में जो भी कूपन इनकम आएगी वो आपकी पीनल में रिकॉर्ड होगी, और हर साल के आखिर में फेयर वैल्यू का गेन भी हमारा पीनल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं इस एग्जाम्पल को। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखना है। थैंक यू।